गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको घर के लिए 2 संकुल दिए थे करने के लिए और आपको करनी थी पीपीटी के आधार पर इन संकुलों की व्याख्या। आई होप आपने इनको किया होगा और आपने देखा होगा कि इन दोनों संकुलों में धातु है वो समान है, कौन सी? आयरन। और इन दोनों में आयरन का ऑक्सीकरण भी एकदम समान है, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2। आयरन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 26। और फिर आपने उसी तरीके से जैसे अपन ने पहले वाले एग्जाम्पल किए थे 4, उसी तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ पे साइनो है वो प्रबल लिगैंड है, जबकि यहाँ पे एक्वा है वो दुर्बल लिगैंड है। तो यहाँ पे साइनो प्रबल लिगैंड है तो आयरन धातु में इलेक्ट्रॉनों का हो गया युग्मन, जबकि यहाँ पे एक्वा दुर्बल लिगैंड है, इसलिए यहाँ धातु में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया तो अंदर वाले 2 3D कक्षक खाली हो गए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी लिगैंड है वो 6 है और इसमें भी लिगैंड की संख्या 6 है। अब अपन ने बताया हुआ है कि यदि 6 लिगैंड होते हैं तो संकरण या तो होता है D2sp3 या होता है sp3d2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया तो आंतरिक D खाली हो गए, आंतरिक D खाली हो गए तो यहाँ संकरण आ गया D2sp3, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ तो आंतरिक D खाली नहीं हुए, इसलिए यहाँ संकरण में भाग लिया बाहर वाले 4D ने, इसलिए यहाँ संकरण आ गया sp3d2। अब D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, ज्यामिति सेम होती है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। तो इन दोनों संकुलों की ज्यामिति होती है वर्गाकार द्विपिरामिडीय। अब आते हैं चुंबकीय प्रकृति पे। आपने देखा होगा यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? युग्मित। अब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो चुंबकीय प्रकृति इसकी होगी प्रति चुंबकीय, जबकि यहाँ पे धातु में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ तो आपने देखा होगा यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले कितने? 4। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस संकुल की चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय। अब अपन देखेंगे इनका चुंबकीय आघूर्ण। अब आपने देखा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 तो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू भी आ गई 0, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू √n × n+2 और यहाँ पे स्मॉल n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो स्मॉल n की जगह 0 रखोगे तो चुंबकीय आघूर्ण आ गया 0, जबकि इसमें आपने देखा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 4, तो यहाँ पे स्मॉल n की जगह 4 रखोगे तो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आ गई 4.90 बोर मैग्नेटॉन। अब लास्ट में है इन संकुलों का टाइप प्रकार। तो यहाँ पे देखिए D2sp3 संकरण है, D पहले आ रहा है, मतलब अंदर वाले 3D ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसका टाइप हो गया आंतरिक कक्षक संकुल। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ है तो निम्न चक्रण संकुल। इस संकुल का टाइप
यहां पे देख सकते हो D सबसे लास्ट में आ रहा है, sp3 D2, यानी बाहर वाले 4D ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए ये हो गया बाह्य कक्षक संकुल। और यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ दुर्बल लिगेंड के कारण, तो इसलिए है उच्चकरण संकुल। तो इस प्रकार आपने इन दोनों संकुलों के बारे में ये पॉइंट्स है वो किए होंगे, तो इनका कंपैरिजन भी ध्यान रखना है। अब देखिए अब अपन देखेंगे वीबीटी की विशेषता। अब वीबीटी की जो विशेषता है, आपने वीबीटी के 6 एग्जाम्पल्स कर लिए और आपने क्या देखा, आपने वीबीटी की सहायता से संकुल में संकरण निकाला, फिर उसकी ज्यामिति बताई, फिर उसकी चुंबकीय प्रकृति बताई। तो यही वीबीटी की क्या है, विशेषता है। तो अपन वीबीटी की सहायता से एक तो संकुल में संकरण को बता सकते हैं, एक अपन वीबीटी की सहायता से संकुल की ज्यामिति बता सकते हैं, एक अपन वीबीटी की सहायता से संकुल की चुंबकीय प्रकृति या उसका चुंबकीय आघूर्ण है वो बता सकते हैं। तो ये है वीबीटी की विशेषता। अब देखिए वीबीटी की कमी। अब वीबीटी की जो कमी है या वीबीटी की सीमाएं, तो देखिए सबसे जो पहला पॉइंट है, वीबीटी में धातु पे ज्यादा फोकस किया गया है, जबकि लिगैंड पे उतना फोकस नहीं किया गया। तो धातु पर अधिक ध्यान दिया गया है। तो वीबीटी की जो पहली कमी है या सीमा है वो ये है कि वीबीटी में धातु पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, लिगैंड के बारे में उतना नहीं बताया गया। अपन ने वीबीटी के पॉइंट्स देखे थे, लगभग पॉइंट है वो धातु के बारे में था कि धातु है वो रिक्त कक्षक अवेलेबल करवाता है, उतने ही रिक्त कक्षक अवेलेबल करवाता है जितने लिगैंड होते हैं। और धातु के जो 3D कक्षक है या D कक्षक है, अंदर वाला D पार्टिसिपेट करता है तो आंतरिक कक्षक संकुल बनता है, बाहर वाला D पार्टिसिपेट करता है तो बाह्य कक्षक संकुल बनता है। यदि धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय प्रकृति, और धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो प्रतिचुंबकीय। तो इस प्रकार वीबीटी में ज्यादा फोकस किस पे किया गया है, धातु पे, और यहाँ लिगैंड पर कम ध्यान दिया गया है। दूसरी जो कमी है कि
वीपीटी की सहायता से संकुलों का स्थायित्व नहीं बताया जा सकता। तो वीपीटी की सहायता से अपन संकुलों का स्थायित्व है वो नहीं बता सकते। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वीपीटी की सहायता से संकुलों के रंग की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो वीपीटी के आधार पर अपन संकुलों के रंग को नहीं बता सकते। संकुल का स्थायित्व और संकुल का रंग ये दोनों अपन अगले सिद्धांत CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में बताएंगे। तो ये वीपीटी की कमी है। वीपीटी से अपन संकुल का स्थायित्व नहीं बता सकते और संकुल के रंग की व्याख्या भी नहीं कर सकते। यहां पर वीपीटी की सहायता से अपन संकुल के स्पेक्ट्रम को नहीं बता सकते। और जो लास्ट कमी है कि वीपीटी की सहायता से अपन ने कहा कि वीपीटी में धातु पर अधिक ध्यान दिया गया है, लिगैंड पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो अपन वीपीटी की सहायता से लिगैंड की प्रकृति को नहीं समझा सकते। अपन ने बताया कि साइनो, एमीन, कार्बोनिल ये प्रबल लिगैंड होते हैं, जबकि एक्वा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये दुर्बल लिगैंड होते हैं। तो प्रबल लिगैंड को प्रबल लिगैंड क्यों कहा जाता है और दुर्बल को दुर्बल क्यों कहा जाता है, इसका रीजन है वो अपन वीपीटी के आधार पर नहीं समझ सकते। इसको भी अपन आगे CFT में क्लियर करेंगे। तो ये वीपीटी की कमियां या सीमाएं हैं। अब देखिए अब अपन यहां पे एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसको अपन नाम देंगे धातु लिगैंड अनोन्य क्रिया। और इस टॉपिक को अपन फर्स्ट आबंध, फर्स्ट यानी बैक आबंध बॉन्डिंग, इसे अपन बैक बॉन्डिंग या फर्स्ट आबंध भी कह सकते हैं। तो देखिए धातु लिगैंड अनोन्य क्रिया द्वारा बैक बॉन्डिंग किस प्रकार होती है। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पे ये समझ लीजिए कि धातु का मुख्य गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना। तो जो धातु परमाणु होता है उसका ये मुख्य गुण होता है कि धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसके रूप में पाया जाता है, धनायन के रूप में पाया जाता है।
यानी जो इसका स्थायित्व है धातु का वो किस रूप में होता है, धनायन के रूप में होता है। तो देखिए अपन अब समझेंगे धातु लिगेंड की अनोन्य क्रिया, जिससे यहां पे होती है बैक बॉन्डिंग। आपको दिमाग में रखना है ये चीज कि धातु का स्थायित्व किसके रूप में होता है, धनायन के रूप में होता है। धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये मैं ले लेता हूं धातु और ये इधर है लिगेंड। अब देखिए ये मैंने धातु के दो खाली कक्षक शो कर दिए और ये मैंने लिगेंड के दो भरे हुए कक्षक शो कर दिए। कक्षक क्या होते हैं, परमाणु में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो ये लिगेंड के कक्षक है और ये धातु के कक्षक है। अब ये जो धातु की कक्षक है इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो इनको खाली शो किया गया है और इनको भरा हुआ शो किया गया है। अब इसको खाली क्यों शो किया अपन ने, क्योंकि धातु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये वर्क करता है किसका, इलेक्ट्रॉन ग्राही का। जबकि लिगेंड है वो ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और वो वर्क करता है इलेक्ट्रॉन दाता का। तो धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसमें ग्रहण करता है, अपने खाली कक्षकों में। तो यहां पे खाली कक्षक शो कर दिए और लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है तो लिगेंड के पास शो कर दिए भरे हुए कक्षक। अब देखिए अब अपन धातु के पास शो करते हैं धातु के इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए कक्षकों को। तो धातु के पास जो इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए कक्षक होते हैं उनको शो कर दिया और इधर हम लिगेंड के पास शो कर देंगे लिगेंड के खाली कक्षक। तो धातु के पास दो खाली शो कर दिए और 4 भरे हुए, जबकि लिगेंड के पास 2 भरे हुए शो कर दिए और 4 खाली। तो जब संकुल यौगिक में धातु और लिगेंड के बीच निर्माण होता है किसका, उपसहसंयोजक बंध का, तो उस दौरान क्या होता है, लिगेंड कार्य करता है इलेक्ट्रॉन दाता का और धातु कार्य करता है इलेक्ट्रॉन ग्राही का। तो इस दौरान लिगेंड है वो अपने भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है धातु के खाली कक्षक में। तो ये लिगेंड ने अपने भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दिए धातु के खाली कक्षक में। तो ये बन गया किसका, ये किसका निर्माण हो गया, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया। ये बन गया उपसहसंयोजक बंध। तो ये तो संकुल में होने वाली नॉर्मल प्रोसेस है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके धातु के साथ बना लेता है उपसहसंयोजक बंध। अब देखिए क्या होगा, लिगेंड ने धातु को क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं। लिगेंड ने धातु को क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है क्या,
ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो लिगेंड ने धातु को ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो धातु के ऊपर क्या आ जाएगा? धातु के ऊपर आ जाएगा ऋणावेश। धातु के ऊपर इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। जबकि धातु का स्थायित्व किसके रूप में होता है? पॉजिटिव के रूप में होता है। तो इस प्रकार यहां पे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देने से धातु का स्थायित्व खतरे में आ जाएगा। तो यहां पे धातु का जो स्थायित्व है वो खतरे में आ गया। तो ये जो लिगेंड से नेगेटिव चार्ज आया है किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में, जिससे धातु का स्थायित्व आ गया खतरे में। तो इस सिचुएशन को धातु कैसे हैंडल करता है? उसी का नाम है पश्च आवन, बैक बॉन्डिंग। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए धातु क्या करेगा? ध्यान से देखिए, जो धातु के भरे हुए कक्षक है, अपन ने ये जो धातु के पास 4 कक्षक शो किए हैं जो इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं, तो धातु अपने भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा किसको? लिगेंड के खाली कक्षकों। तो यहां पे देखिए, धातु ने अपने भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए लिगेंड के खाली कक्षकों। तो लिगेंड से इसके पास जो नेगेटिव चार्ज आया था, धातु ने उस नेगेटिव चार्ज को वापस लौटा दिया और धातु ने अपना संतुलन है वो बनाए रखा। तो यहां पे धातु द्वारा जब इलेक्ट्रॉन वापस लिगेंड को दिया जाता है अपना आवेश संतुलित करने के लिए, तो इस दौरान धातु है वो लिगेंड के साथ पाई बंध का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पाई बंध। तो धातु द्वारा लिगेंड के साथ ये जो पाई बंध बनाया जाता है, इसे ही कहा जाता है पश्च आवन, बैक बॉन्डिंग। यानी धातु द्वारा लिगेंड के साथ वापस क्या बनाना? बंध बनाना। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं पश्च आवन या बैक बॉन्डिंग। और यही क्या है? धातु लिगेंड अन्योन्य क्रिया। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि धातु लिगेंड की अन्योन्य क्रिया को दर्शाने वाला चित्र दर्शाइए, तो आपको ये जो डायग्राम है वो शो कर देना है। आपको ये इतना डायग्राम शो कर देना है। इससे शो हो जाएगी बैक बॉन्डिंग या धातु लिगेंड अन्योन्य क्रिया। धातु के पास 2 खाली कक्षक और 4 भरे हुए, और लिगेंड के पास 2 भरे हुए और 4 खाली। सबसे पहले लिगेंड अपने भरे हुए कक्षक से इलेक्ट्रॉन देगा किसको? धातु को खाली कक्षक में, और बना लेगा उप सहसंयोजक बंध। अब यहां पे धातु के पास इलेक्ट्रॉन आने से धातु पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जिससे धातु का स्थायित्व खतरे में आ गया। तो इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए धातु अपने भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन वापस देगा किसको? लिगेंड के खाली कक्षकों को। और इस दौरान किसका निर्माण होगा? पाई बंध का। और इस प्रकार धातु द्वारा लिगेंड के साथ पाई बंध का निर्माण करना और अपने स्थायित्व को बचाना, अपने नेगेटिव चार्ज को
बैलेंस करना, ये जो घटना है ये कहलाती है पश्चाबंध या बैक बॉन्डिंग या धातु लिगैंड अनोन्य क्रिया। तो आप इसको शो करने के लिए ये इतना डायग्राम है वो बना सकते हैं जिससे क्लियर हो जाएगी बैक बॉन्डिंग या धातु लिगैंड अनोन्य क्रिया। तो ये अपनी वीबीटी है, संयोजकता बंध सिद्धांत, ये अपना कंप्लीट होता है। और कल वाली क्लास में अपन उप सहसंयोजक बंध का जो दूसरा सिद्धांत है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।